टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, जिसे कि टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था किसके बारे में, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में, और जिससे आपको रिजल्ट में क्या मिला था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, ये देख सकते हैं आप, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आज इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज़ होगा आपके किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, टीसीए का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में ले लेती हूँ ताकि आप लेक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया है। डायरेक्ट अगर आप नोट्स छापेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, और इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं ऑन द ऑनर ऑफ द डिस्कवरर। हैंसलेट क्रैब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है। यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जितने सांस जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस में, जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है, ये प्रोसेस चलती है टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन इनटू ATP एंड CO2। जितने भी क्या हैं आपके एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, या ये सारी चीज़ें ही तो आप लेते हैं फूड के थ्रू, फूड के माध्यम से। जैसे दाल आप ले रहे हैं उसमें प्रोटीन है, चावल ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल ले रहे हैं वो फैट है। तो ये सारी चीज़ें आप बॉडी में जब जाती है तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलिसिस मिल के ही तोड़ के इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, CO2 के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, और ATP के फॉर्म में ये आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। ATP को इसीलिए क्या कहा जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके जो बॉडी में एनर्जी, जैसे आप काम कर रहे हैं, अगर आप खाना ना खाइए 2 दिन तक तो देखिए आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ATP प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो ये करेंसी का फॉर्मेशन करते हैं और CO2 को बॉडी से रिलीज़ भी करवाते हैं, CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेटिव होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, मान लीजिए C6H12O6, ठीक है, प्लस H2O, आपने इसका रिएक्शन करवाया, ठीक है, 6CO2 6H2O 6O2 6H2O और CO2 रिलीज हुआ, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन आप इसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, मतलब एक बार बन गया तो फिर बन जाता है, इसको रिवर्स आप नहीं करवा सकते। जैसे कि आप मान लीजिए चीनी आपने किस में, पानी में घोल लिया, ठीक, आप उसको क्या कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस, आप उसको फिर से गला के क्रिस्टल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते इसमें आप। डीकार्बोक्सिलेशन ऑल्सो अकर्स, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिलीज होना, CO2 का बाहर निकलना, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। ये कैसा एम्फीबोलिक प्रोसेस है, ये यूज्ड बोथ एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस, इसमें एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेसेस दोनों यूज़ होते हैं। एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, सिंपल जो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड वगैरह से, अमीनो एसिड से क्या बनाना आपका, अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन का बनना, ठीक, तो ये क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस, जब आप बॉडी में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाएंगे। और एनाबोलिक प्रोसेस है। और कैटाबोलिक का मतलब, कैटा मतलब काटना, छोटा छोटा कर देना, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में चेंज करना, ये इस तरह का प्रोसेस। होप आपको एनाबोलिक और कैटाबोलिक का मतलब समझ में आएगा। एनाबोलिक का मतलब कंपाउंड बनाना, मतलब एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना। कैटाबोलिक मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को अब आप पढ़ेंगे भी कैटाबोलिक प्रोसेस, जैसे कि ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, प्रोटीन क्या नाम आपके नेक्स्ट यूनिट में रहेगा।
ये कितने स्टेप के प्रोसेस होते हैं? ये 8 स्टेप के प्रोसेस होते हैं। अगर इसमें आपको और पॉइंट ऐड करना तो आप लिख सकते हैं कि इसे दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल ऑन द ऑनर ऑफ द डिस्कवरर हैंसलेट क्रैब, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस करा के आप क्या बनाते हैं? पायरुवेट, ठीक। फिर पायरुवेट का पायरुवेट ऑक्सीडेशन करा के क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक। ये फर्स्ट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? इसका फर्स्ट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यानी बनाने वाला मॉलिक्यूल क्या है? सिट्रेट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। TCA क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। इस वाले में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, तो इतनी चीज़ें, आप नाम का कन्फ्यूजन आपको खत्म हो गया होगा। तो देखिए ये एक प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम के बाद से सिट्रेट आएगा, सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटेट, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलोस्टेट। इस तरह से ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक। ये मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या क्या यूज़ होता है, ठीक। ये एक बेसिक डायग्राम। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इससे सिस एकोनिटेज से आइसोसिट्रेट बनने में कौन सा एंजाइम यूज होता है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस बड़े डायग्राम में पढ़ेंगे, ठीक। इसके स्टेप्स पहले इसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल कितने स्टेप का प्रोसेस है? ये 8 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम आया, एसिटाइल कोएंजाइम आपने पायरुवेट ऑक्सीडेशन से ले लिया, ठीक। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम किस में चेंज होगा? सिट्रेट में। किसकी सहायता से? कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ होगा। तो यहाँ जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ये जो CH3 है CH2 हो गया है, COO माइनस कंडेंसेशन के प्रोसेस को लेकर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये किस में चेंज हो गया है? सिट्रेट मॉलिक्यूल में, ठीक, सिट्रेट में चेंज हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट इसमें फिर यहाँ पे दूसरा ग्रुप आया, यहाँ पे दूसरा एंजाइम यूज हुआ जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, ठीक। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना। H2O बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिस एकोनिटेज आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। आप ये देख सकते हैं सिस एकोनिटेज CO2 एक CO2 यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए एक OH क्या होगा, सॉरी H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे देखिए H2O मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये CCO बॉन्ड बचा, एक H यहाँ से चला गया इसलिए यहाँ CH हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हुआ, फिर हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। पहले एक बार डिहाइड्रेशन होगा यानी कि वाटर निकाला जाएगा, फिर से वही वाटर क्या किया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसके बाद ये बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें होगा कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपने ऊपर भी पढ़ा था। इसमें क्या होगा? CO2 रिलीज होगा और NADH+H+ रिलीज होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पायरुवेट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में से क्या हो जाएगा? H रिलीज, CH2 यहाँ पे है, H रिलीज हो जाएगा, COO- CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये क्या बन जाएगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इसको बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सेनिल को एंजाइम में बदलना है, तो यहाँ पे कौन सा जो है एंजाइम यूज होगा, क्या प्रोसेस यूज होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस यूज होगा और यहाँ को एंजाइम SH लगाया जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा और NADH+ रिलीज हो जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, एडिशन हो जाएगा S को A का। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा किसकी तरह लग रहा है आपको, यहाँ एसिटिल कोएंजाइम की तरह इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा है, ठीक। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? सक्सिनेट में, ठीक, सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, रिलीज होगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे कोई SH निकल जाएगा और ATP और GTP निकल जाएगा,
रिलीज होगा, ATP और GTP रिलीज होगा। ATP आपको करेंसी मिलेगी, ठीक, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, सक्सिनेट के फॉर्म में, ठीक। फिर सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट होना है, फ्यूमरेट में। 6th स्टेप में क्या यूज होगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ FADH2 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, NADH प्लस H प्लस, यहाँ NADH प्लस प्लस, लेकिन यहाँ क्या होगा, FADH2 होगा, ठीक। 7th स्टेप में आप देख सकते हैं फ्यूमरेट को किस में चेंज करना है, मैलेट में। मैलेट में फ्यूमरेट को चेंज करना है, फ्यूमरेट चेंज इनटू मैलेट। यहाँ पे क्या यूज होगा, 7th स्टेप में हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, मतलब H2O का एडिशन होगा, ठीक। हाइड्रेशन का मतलब H2O का एडिशन होगा, ठीक। H2O यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 8th स्टेप में क्या होगा, मैलेट से किस में चेंज करना है, फिर मैलेट से चेंज करना है इसको ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन का। जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, NADH प्लस H प्लस यूज रिलीज हो रहा है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताती हूँ की पॉइंट, जैसे आप अगर ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ना लिख पाएँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आप इसको बनाते हैं, इसको, ठीक, आप इसको बना दिए, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सारे जो हैं कि पहले स्टेप में कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, H2O क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दूसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है। तीसरे स्टेप में हाइड्रेशन हो रहा है, H2O ऐड हो रहा है, ठीक। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, 3rd स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और बनेगा आइसोसिट्रेट, ठीक। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे 4th स्टेप में, तो 4th स्टेप में फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा 2 स्टेप में, मतलब यहाँ पे 2 जगह क्या हुआ, NADH आपने देखा 2 जगह पे NADH निकला, ठीक। नेक्स्ट फिर 5वें में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, तो ATP और GTP निकलेगा, ठीक। फिर क्या होगा, 6th स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन होगा और क्या निकलेगा, FADH2 निकलेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर हाइड्रेशन होगा, आप H2O ऐड करेंगे। फिर आप देख सकते हैं 8th स्टेप में क्या होगा, 8th स्टेप में NADH प्लस H प्लस निकलेगा। तो टोटल यहाँ आप देख सकते हैं 3 जगह से क्या निकल रहा है, NADH प्लस H प्लस निकल रहा है 2 और 8वें स्टेप में, मतलब तीसरे, चौथे और 8वें स्टेप में क्या हो रहा है, तीसरे, चौथे और 8वें स्टेप में क्या हो रहा है, NADH रिलीज हो रहा है। और 5वें स्टेप में क्या हो रहा है, ATP और GTP रिलीज हो रहा है। और आपके 7वें स्टेप में क्या हो रहा है, 6वें स्टेप में FADH2 रिलीज हो रहा है। तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एरो करके इस तरह से बना सकते हैं, देखिए NADH प्लस H प्लस, तो तीसरे स्टेप से, उसके बाद से 6वें, उसके बाद से 8वें स्टेप से क्या हो रहा है, 5वें, और इससे क्या होगा, NADH रिलीज होगा, ठीक। फिर 6वें स्टेप से क्या होगा, FADH2 रिलीज होगा, ठीक। और फिर 5वें स्टेप से क्या रिलीज होगा, ATP और GTP और कोएंजाइम SH। तो इसको आपको इतना लिखना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, लास्ट में आप कभी भी देखिए, जब ग्लाइकोलिसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है, ठीक। तो ये सारे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। आप इसको एक मत कंसीडर कीजिएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट, 2 मॉलिक्यूल अल्फा क्लीटोग्लूटरेट, 2 मॉलिक्यूल सक्सिनिल कोएंजाइम, 2 मॉलिक्यूल सक्सिनेट, 2 मॉलिक्यूल फ्यूमरेट, 2 मॉलिक्यूल मैलेट और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक। तो आप इसको 2 कंसीडर करके चलिएगा, क्योंकि जब मैं ATP को आपको काउंट करवाऊंगी तो उसमें 2 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं। क्योंकि अगर 2 पायरुवेट बना तो 2 पायरुवेट से फिर 2 एसिटिल कोएंजाइम A बनेगा ना, तो यहाँ पे आप 2 कंसीडर कीजिएगा। इससे पहले प्लीज़ आप ग्लाइकोलिसिस का और पायरुवेट ऑक्सीडेशन का लेक्चर देख लीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि बिना उसके आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके स्टेप्स देखते हैं। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्टाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट और H2O रिलीज होता है, H2O का ऐड होता है, CoH रिलीज होता है और H2O, और इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये मैंने एडिशनल लिख दिया है, आपको मन करेगा एग्जाम में लिखिएगा, अगर याद रहेगा नहीं तो नहीं लिखिएगा। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, सिट्रेट सिंथेज। ये कैसा एंजाइम होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, ठीक।
सिट्रिक एसिड क्या होता है, प्रोकायरल होता है, मतलब इसमें कायरलिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन ये एक्ट करता है कायरल मॉलिक्यूल की तरह। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप, कोई भी हीरो होता है, जैसे संजय दत्त, सनी देओल, या कोई भी हीरोज़ हो गए, तो आप कई कई लोग क्या करते हैं, उनकी तरह एक्ट करते हैं, ठीक, एक्चुअल में वो होते नहीं हैं, उनकी तरह एक्ट करते हैं। तो उसी तरह ये भी क्या है, कायरल है नहीं, लेकिन कायरल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। अब कायरल मॉलिक्यूल के लिए आपको अमीनो एसिड देखना पड़ेगा। कायरल मतलब क्या होता है, जिसके कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हम लोग, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने इसलिए दे दिया है ताकि आप पढ़ लें, इसमें ब्रीफली दिया हुआ है, ये नोट भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इसमें क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ सिट्रेट सिंथेज कंट्रोल बाय टीसीए मेटाबोलाइट। टीसीए के मेटाबोलाइट के द्वारा सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। जैसे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इंड्यूसेस कन्फर्मेशन चेंज दैट फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ कोएंजाइम ए। ऑक्सैलोएसिटेट जब बाइंडिंग होता है तो उससे कोएंजाइम ए की बाइंडिंग फैसिलिटेट होती है, जो सिट्रेट बनता है, ठीक। इसके इनहिबिटर्स के नाम दिए गए हैं, जो इसको इनहिबिट करते हैं, ये सारे क्या हैं, इसके इनहिबिटर्स हैं, ठीक। ये भी एडिशनल चीज़ें हैं, ये आपको हायर लेवल के एजुकेशन, जैसे एमएससी में जो बच्चे नेट जेआरएफ की आगे जाके तैयारी करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। तो यहाँ सिट्रेट से सिस एकोनिटेज बनता है। ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब चेंजेबल रहते हैं। H2O ऐड होता है और आइसोसिट्रेट बनता है, ये भी क्या होता है, चेंजेबल प्रोसेस है। यहाँ पे वही फार्मूला बताया गया है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक। अलग से इसको लिख दिया है मैंने कि आपको समझ में आए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक। एकोनिटेज टारगेट साइट फॉर फ्लूओरोएसिटेट पेस्टिसाइड, ठीक है। एक टारगेट एकोनिटेज होता है, मान लीजिए एक पेस्टिसाइड पाया जाता है जिसको फ्लूरोएसिटेट कहते हैं, वो किस पे टारगेट करता है, अगर उसको छिड़काव किया जाए किसी प्लांट पे या किसी चीज़ पे, तो वो एकोनिटेज पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो फ्लूरोएसिटेट इनहिबिट करता है एकोनिटेज को, पोटेंट इनहिबिटर है बाई मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ फ्लूरोसिट्रेट। किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लूरोएसिटेट, हमको एसिटेट की जरूरत होती है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, NAD+ ऐड हो रहा है, NADH रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था। थर्ड स्टेप में क्या होता है, NADH रिलीज होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन जाता है, ठीक। इसमें भी एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज दैट यूजेस NADP+AH। ये भी एलोस्टेरिक होता है, आपको प्राची मैम ने पढ़ाया है एंजाइम में बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। कोएंजाइम फाउंड इन साइटोप्लाज्म, अल्फा कीटोग्लूट्रेट इन साइटोप्लाज्म फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस एंड NADP फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में और एनाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। निगेटिव मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं, मतलब इसको निगेटिवली मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक। स्टेप 4 में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होता है, यहाँ भी NADH+CO2 रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, अल्फा कीटोहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम कंप्राइजेज ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स किससे, 3 चीज़ों से, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, वो भी 3 चीज़ों से मिलकर बना था, ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसक्सिनाइलेज और डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये चीज़ मैंने आपको, सेकंड रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होता है, और फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन किस स्टेप में होता है, थर्ड स्टेप में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टेप 5 में क्या होता है, एसाइलेशन होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम मेकिंग सक्सिनेट होता है, ठीक। सक्सिनेट बनता है, ये देख सकते हैं, GTP रिलीज होता है, ATP या GTP, ठीक। अगर आप यहाँ ADP लगाते तो ATP रिलीज होता है, GDP लगा है तो GTP रिलीज होगा, दोनों की करेंट सेम होते हैं, ठीक। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज लगेगा, ठीक है। ये क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एक जो है एक ही सबस्ट्रेट से, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, यहाँ पे क्या होगा, एक ही सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट वही है, लेकिन सिर्फ फॉस्फेट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक ही सबस्ट्रेट से, तो उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें आप, यहाँ पे सबस्ट्रेट GTP फॉर्म होता है, और सम सेल ऑफ प्लांट बैक्टीरिया एंड एनिमल टिश्यू डायरेक्टली ATP फॉर्म। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं, जो डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। GTP कैन बी यूज टू फॉर्म ATP बाय न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। ATP और GTP आर एनर्जी
मतलब एनर्जी के बेसिस पे ये इक्विवेलेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल रहेगा तो ये भी एक ही मॉलिक्यूल देगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप 6 में क्या है, स्टेप 6 में ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या रिलीज हो रहा है, FADH2। यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है। जितना भी मॉलिक्यूल है NADH प्लस FADH2, ये सारी चीज़ें ATP क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए एनर्जी जब भी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा G की वैल्यू दी हुई है। एंजाइम कौन सा यूज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी एलोस्टेरिक एंजाइम है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है। इसके लिए आपको एंजाइम देखना पड़ेगा। इनहिबिटेड बाय मेलोनेट, ये इसको कौन इनहिबिट करता है, मेलोनेट। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल अलोंग टू सक्सिनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये एकदम उसी की तरह दिखता है जैसा कि इसका क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, ठीक। सबस्ट्रेट यानी कि जैसा कि ये होता है उसी की तरह फ्यूमरेट की ही तरह एकदम ये दिखने लगता है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में फ्यूमरेट होता नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं, जुड़वा दिखाई रहे, एक्चुअल में कोई और दिखाई दे वही। FAD, सीरम, सल्फर, ये सब को फैक्टर होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। सक्सिनेट फॉस्फेट ATP कोएंजाइम ये एक्टिवेटर होते हैं इसके, और ये थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। बार बार जहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन है मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में चल रहे हैं। 7th स्टेप पे क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट। यहाँ पे मैलेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, H+ मॉलिक्यूल निकलता है। एंजाइम इसमें कौन सा होता है, फ्यूमरेज एंजाइम, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएस्टेट। यहाँ ऑक्सैलोएस्टेट का फॉर्मेशन होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। 4th रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस दोनों हो रहा है, ठीक। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, मैंने ओवरऑल लिखा है, एस्टाइल कोएंजाइम A लगता है, 3 जगह आपने NAD+ देखा, एक जगह है FADA+, एक जगह GDP और PI मतलब एनर्जी का यूज, और 2 मॉलिक्यूल H2O आपने लगाया। तो ये टोटल क्या बनता है, कोएंजाइम ASH, 3 NADH, FADH2, GTP बनता है, 2 CO2 रिलीज होता है और 3 H+ रिलीज होता है। और एनर्जी टोटल कितनी रिलीज होती है, एनर्जी टोटल 8-7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक, जो कि 2.08 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमेशा पूछता है कि कितने ATP रिलीज होते हैं क्रेब्स साइकिल से, ठीक। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 पायरुवेट बनता है, क्योंकि वो देखिए जब आप पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 5th एंजाइम जो होता है वो किस में टूटता है, DHA में और G3 में, ठीक, G3P में। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल, तो ये दोनों अलग अलग चलाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक एस्टाइल कोएंजाइम ये बनाएगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट। जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज हुआ है, तो देखिए सबसे पहले कहाँ हुआ है, पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम में एक NADH बना है। और आप एक वैल्यू अभी के अभी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, हमेशा एक NADH का मतलब होता है 2.5 ATP, ठीक। कहीं भी एक NADH का मतलब 2.5 ATP और एक FADH का मतलब होता है 1.5 ATP, ठीक। अगर किसी के पास पुरानी बुक्स होगी तो वहाँ पे ये लिखा होगा 3 और इसको लिखा होगा 2, जो अब एकदम तक गलत है। आपको कभी भी 2.5 ATP एक NADH का मतलब और एक FADH2 का मतलब 1.5 ATP, ठीक। मैं फिर से क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 NADH मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2.5 ATP, 1 FADH 2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1.5 ATP, और 1 GTP हो तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ATP, ठीक। आपको ये एकदम रट जाना चाहिए, क्योंकि आप गलती कर देंगे। 3 और 2 जो पहले की बुक्स में थे उसको आप नहीं कंसीडर करिएगा, क्योंकि अब वो चेंज हो गया है, ठीक। तो 2 पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम में एक NADH बना, तो ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 × 2.5, 2 आइसोसिट्रेट से 2 अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं आपका मन करे तो, वैसे मैंने यहाँ 2 ऐड किया है, ठीक। तो एक NADH यहाँ से, तो 2 × 2 5, 2 सक्सिनेट से 2 फ्यूमरेट, तो यहाँ पे एक FADH2 मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनल कोएंजाइम में एक NADH बना है, तो यहाँ पे 2.5 ATP,
टू मैलेट से ऑक्सैलोएस्टेट में एक NADH का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ 2 × 2.5 ATP। और 2 सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट में एक GTP बना है, तो 2 × 1। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितने 25 ATP आपके रिलीज हो रहे हैं एक क्रेब्स साइकिल के चलने में। कितने ATP? 25 ATP एक क्रेब्स साइकिल के चलने में। आप यहाँ देखिए 2 × 2.5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3, ठीक, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर 5 और ये 2, यहाँ पे 2। तो आप इसको जब ऐड करेंगे 10 हो गया, 15, 20, 23 और 25, ठीक, तो 25 ATP रिलीज हो रहा है, ठीक। इसमें रेगुलेटरी स्टेप होते हैं 3, पहला, तीसरा, चौथा, जहाँ से ये तीनों क्या होते हैं रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। और अगर ओवरऑल ATP देखा जाए तो 32 ATP बनता है ग्लाइकोलिसिस से लेकर TCA साइकिल में। आप सोच रहे होंगे 32 कैसे, तो 25 यहाँ बना ATP और 7 ATP तब बनता है जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक। जब ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ेंगे तो आपको प्राची मैम ने बताया होगा कि 7 ATP रिलीज होता है, तो ये 7 और 25 कितना होगा 32 ATP टोटल रिलीज होते हैं। रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं आपके 1, 3, 4 जो रेगुलेशन करते हैं पूरे इसका 1, उसके बाद से 3 ये वाला और 4 स्टेप 1, 3 और 4 यहाँ सब देखिए NADH रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होते हैं रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि सिट्रिक एसिड साइकिल को TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, किसके रिस्पेक्ट। और ये केमिकल रिएक्शन होता है, सारे एरोबिक एनिमल्स इसको फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। टोटल 8 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टोटल 8 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से आपके क्या नाम है तीसरे, उसके बाद से चौथे और 8वें स्टेप से NADH+H+ रिलीज होता है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। फिर आपके 5th स्टेप से ATP रिलीज होता है और 6th स्टेप से FADH2 रिलीज होता है। ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे नीचे एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, 8 में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। ये टोटल प्रोसेस 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे।